इस वीडियो में हम एशियन वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स को लेकर एशियन वैल्यूज़ अप्रोच क्या है, इस एशियन वैल्यूज़ अप्रोच की शुरुआत क्यों और कब हुई, एशियन वैल्यूज़ कैसे वेस्टर्न वैल्यूज़ से डिफरेंट है, एशियन वैल्यूज़ के तहत एशियन वैल्यूज़ के सपोर्ट में किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और एशियन वैल्यूज़ का क्रिटिसिज्म क्या है। इन सभी टॉपिक्स को, एशियन वैल्यूज़ के इन सभी डायमेंशंस को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, कोल्ड वॉर के एंड के बाद और 1990s के डिकेड के बिगिनिंग में कुछ साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज अपने कल्चरल यूनिकनेस को इंटरनेशनल लेवल पर एजर्ट करना शुरू करती हैं। इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज के अकॉर्डिंग इनका ये जो कल्चरल यूनिकनेस होता है, इसी कल्चरल यूनिकनेस को ये कंट्रीज एशियन वैल्यूज का नाम देती हैं। इन कंट्रीज के द्वारा ये आर्ग्यू किया जाता है कि एशियन सोसाइटीज वेस्टर्न सोसाइटीज़ से कल्चरली डिफरेंट होती हैं, और इसलिए क्योंकि एशियन सोसाइटीज़ वेस्टर्न सोसाइटीज़ से कल्चरली डिफरेंट है, इसलिए वे वैल्यूज़, वे आइडियाज़, वे प्रिंसिपल्स जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अप्लाई होते हैं, ये सभी वैल्यूज़, ये सभी वेस्टर्न वैल्यूज़, आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स, इन्हें हम एशियन कंट्रीज़ और एशियन सोसाइटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ये जो एशियन सोसाइटीज़ हैं, ये वेस्ट से कल्चरली डिफरेंट हैं। इसी कल्चरल यूनिकनेस को, एशियन सोसाइटीज़ के इसी कल्चरल यूनिकनेस को इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने एशियन वैल्यूज़ का नाम दिया। एशियन वैल्यूज़ के इस आइडिया को सिंगापुर, मलेशिया, जापान, चाइना, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ के द्वारा प्रोपगेट किया गया। इन कंट्रीज़ में भी कुछ कंट्रीज़ के लीडर्स थे, जैसे कि सिंगापुर के ली क्वान यू और मलेशिया के महातीर मोहम्मद। इन लीडर्स ने एशियन वैल्यूज़ के आर्ग्यूमेंट को, एशियन वैल्यूज़ के आइडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही एक्टिवली और एग्रेसिवली प्रोपगेट करने की, प्रमोट करने की कोशिश की। एशियन वैल्यूज़ के इस आइडिया के पीछे इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के कई ऑब्जेक्टिव्स थे। कई ऑब्जेक्टिव्स थे जिन्हें ध्यान में रखकर इन कंट्रीज़ ने एशियन वैल्यूज़ की बात की। इन ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव था वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज करना, ह्यूमन राइट्स के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करना। ये एक ऑब्जेक्टिव था एशियन वैल्यूज़ के आर्ग्यूमेंट, एशियन वैल्यूज़ के डिबेट के पीछे ये एक ऑब्जेक्टिव था। देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ ने कहा कि ह्यूमन राइट्स एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी के लोगों के लिए, वेस्टर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर कोल्ड वॉर के एंड के बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स के वेस्टर्न आइडिया को यूनिवर्सलाइज करना चाहती हैं। मतलब ह्यूमन राइट्स के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सली अप्लाई करना चाहती हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं कि ह्यूमन राइट्स कल्चरली न्यूट्रल होते हैं। ह्यूमन राइट्स कल्चरली न्यूट्रल होते हैं। इसका ये मतलब है कि हर कंट्री में, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में, फिर ये सोसाइटी, फिर ये कल्चर एशियन हो या अफ्रीकन हो या लैटिन अमेरिकन हो, हर कंट्री में, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में ह्यूमन राइट्स को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स को यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का ये जो कंसेप्शन है, ह्यूमन राइट्स का ये जो वेस्टर्न कंसेप्शन या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। एशियन वैल्यूज का आर्ग्यूमेंट,
एशियन वैल्यूज़ का आर्गुमेंट्स ह्यूमन राइट्स के इसी यूनिवर्सलिस्ट नेचर को क्रिटिसाइज करता है। ये जो आइडिया है कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इसी आइडिया को एशियन वैल्यूज़ का पर्सपेक्टिव, एशियन वैल्यूज़ का आर्गुमेंट क्रिटिसाइज करता है। और ह्यूमन राइट्स को लेकर ये जो एशियन वैल्यूज़ अप्रोच है, ये जो एशियन वैल्यूज़ पर्सपेक्टिव है, इसे 1993 में फॉर्मली और प्रॉपरली बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत आर्टिकुलेट किया गया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1993 के द्वारा ह्यूमन राइट्स के इस एशियन वैल्यू पर्सपेक्टिव, इस एशियन वैल्यूज अप्रोच को आर्टिकुलेट किया गया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा सबसे पहले इस बात को हाईलाइट किया गया कि ह्यूमन राइट्स का जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि एक कंट्री के भीतर उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा उस कंट्री में रहने वाले लोगों को किस तरह के ह्यूमन राइट्स दिए जाने चाहिए, गारंटी किए जाने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स का, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कंट्री के भीतर मौजूद जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन है, इन सभी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक कंट्री के लिए ह्यूमन राइट्स का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर उस कंट्री के भीतर मौजूद स्पेसिफिक सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन है एक कंट्री के लिए, ये जो ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के परव्यू के बाहर लाई करता है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्कोप के बाहर लाई करता है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी भी अदर कंट्री के द्वारा एक कंट्री को ये नहीं बताया जा सकता कि उस कंट्री को, उस कंट्री के भीतर रहने वाले लोगों को किस तरह के ह्यूमन राइट्स देने चाहिए। एक कंट्री अपने सिटीजन्स को किस तरह के राइट्स गारंटी करता है, ये उस कंट्री का और उस कंट्री के गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव अधिकार होना चाहिए, जहां पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। ह्यूमन राइट्स को लेकर ये जो अप्रोच है, जहां यह कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नहीं होते, ह्यूमन राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ राइट्स, एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ राइट्स हर कंट्री, हर सोसाइटी, हर कल्चर में यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके ऑपोजिट हर सोसाइटी, हर कल्चर का अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ राइट्स होता है, जो कि स्पेसिफिकली उस सोसाइटी, उस कल्चर के यूनिक सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हर कंट्री, हर सोसाइटी, हर कल्चर अपने इन स्पेसिफिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये तय करती है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर कंट्री के भीतर रहने वाले, उस पर्टिकुलर कल्चर के भीतर मौजूद जो लोग हैं उन्हें किस तरह के राइट्स दिए जाने चाहिए। ह्यूमन राइट्स के प्रति ये जो अप्रोच है, जो ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सलिस्टिक नेचर को रिजेक्ट करता है, इसी अप्रोच को एशियन वैल्यूज अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच को कल्चरल रिलेटिविज्म भी कहा जाता है। ओके, कल्चरल रिलेटिविज्म भी कहा जाता है। तो एशियन वैल्यूज कल्चरल रिलेटिविज्म का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, कल्चरल रिलेटिविज्म का ही एशियन वैल्यूज एक एग्जाम्पल है। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। हम यहां पर जिस 1993 के बैंकॉक डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, इस डिक्लेरेशन के तहत ह्यूमन राइट्स के एशियन वैल्यूज अप्रोच को आर्टिकुलेट किया गया। कल्चरली रिलेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमन राइट्स के कल्चरली रिलेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव को इस डिक्लेरेशन के तहत मेंशन किया गया। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है, 1993 का बैंकॉक डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन में यूडीएचआर को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को रिजेक्ट या क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ओके, ह्यूमन राइट्स का यहां पर एक एशियन वैल्यूज अप्रोच प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज या रिजेक्ट नहीं किया जाता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन में मौजूद जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज थीं, वे सभी ऑलरेडी यूडीएचआर की सिग्नेटरीज थीं। ओके, यूडीएचआर की सिग्नेटरीज थी। और यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर अपने आप में एक वाइडली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। यूडीएचआर एक वाइडली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि यूडीएचआर के तहत एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ राइट्स को, एक वाइड वैराइटीज ऑफ राइट्स को कवर किया जाता है।
मतलब यूडीएचआर के तहत कई सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं, एक वाइड वैराइटीज ऑफ राइट्स इंक्लूडेड है जिन्हें यूडीएचआर के तहत ह्यूमन राइट्स का दर्जा दिया गया है। यूडीएचआर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो ह्यूमन राइट्स के लिस्ट दिए गए हैं, वहां पे आप सिविल राइट्स को भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स को भी देख सकते हैं। यूडीएचआर के तहत सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को भी इंक्लूड किया गया है, कल्चरल राइट्स को भी इंक्लूड किया गया है, ग्रुप राइट्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब यह है कि हर कंट्री, हर कल्चर, हर सोसाइटी अपने लिए जो रेलेवेंट राइट्स हो सकते हैं, उन रेलेवेंट राइट्स को यूडीएचआर के तहत दिए गए राइट्स के लिस्ट्स में फाइंड आउट कर सकती हैं। यही रीजन है कि यूडीएचआर एक वाइडली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। लेकिन यूडीएचआर से रिलेटेड जो डिबेट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस इशू के ऊपर है, इस मुद्दे के ऊपर है कि यूडीएचआर में मेंशन जो ह्यूमन राइट्स हैं, इन ह्यूमन राइट्स में जो वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर के तहत मेंशन है, इन ह्यूमन राइट्स में हमें किन ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को लेकर डिबेट है। इस क्वेश्चन को लेकर डिबेट है और कॉन्फ्लिक्ट है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वे कहती हैं कि यूडीएचआर के तहत जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, इन राइट्स को हमें प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हर कंट्री को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत कहा कि यूडीएचआर में मेंशन जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, ये जो कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को प्रायोरिटी देंगी। इन कंट्रीज के लिए सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इन कंट्रीज के लिए सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है। तो वेस्टर्न कंट्रीज सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रायोरिटी देने की बात करता है, तो ये जो एशियन वैल्यूज के प्रोपोनेंट्स हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को प्रायोरिटी देने की बात करते हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की तुलना सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को प्रायोरिटी देने की बात करते हैं। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में ह्यूमन राइट्स को लेकर जो एशियन वैल्यूज अप्रोच रखा गया, उस एशियन वैल्यूज अप्रोच के ये दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला, ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट करना और ह्यूमन राइट्स के लिए एक कल्चरली रिलेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करना। और दूसरा, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन्ड जितने भी राइट्स हैं, इन सभी राइट्स में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को प्रायोरिटी देना। तो ये दो स्पेसिफिक बातें बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत की गई, और यही जो दो बातें हैं, जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स के प्रति एशियन वैल्यूज अप्रोच को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन वैल्यूज अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो पूरा डिबेट है एशियन वैल्यूज से रिलेटेड, ये जो पूरा डिबेट है, ये डिबेट क्यों शुरू होता है, वो कौन से स्पेसिफिक रीजंस थे या वो कौन सा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से एशियन वैल्यूज डिबेट की शुरुआत हुई। यहां पर हम दो रीजंस की बात करेंगे। दो रीजंस की बात करेंगे। पहला रीजन एंड ऑफ कोल्ड वॉर और दूसरा रीजन ईस्ट एशिया मिरेकल। हम देखेंगे कि कैसे ये दो रीजंस एशियन वैल्यूज डिबेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे ये दो रीजंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कोल्ड वॉर का एंड ऑफ कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर के एंड को भी रिप्रेजेंट करता है। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान दो आइडियोलॉजीज या दो वर्ल्ड व्यूज या टू सेट ऑफ वैल्यूज के बीच एक फाइट होता है सुपरमेसी के लिए। दो आइडियोलॉजीज, दो वर्ल्ड व्यूज, टू सेट ऑफ वैल्यूज एक दूसरे के साथ फाइट करती है अपने अपने सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर अपने अपने सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। एक तरफ थी वो वैल्यूज, वो आइडियाज जो कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही थी। इन्हें हम कलेक्टिवली वेस्टर्न वैल्यूज कह सकते हैं, जिसके तहत कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म जैसे वैल्यूज शामिल हैं। वेस्टर्न वैल्यूज में हम फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिमिटेड स्टेट, डेमोक्रेसी, गिविंग प्रायोरिटी टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इन वैल्यूज को भी हम वेस्टर्न वैल्यूज के तहत इंक्लूड कर सकते हैं। वेस्टर्न वैल्यूज के ऑपोजिट थी वे वैल्यूज, वे आइडियाज जो कि कम्युनिस्ट स्टेट्स, कम्युनिस्ट कंट्रीज के भीतर मौजूद थी, इनश्राइंड थी। ये कम्युनिस्ट स्टेट्स कलेक्टिविज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी और प्राइमेसी टू सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, इस तरह के वैल्यूज को ये जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये अपहोल्ड कर रहे थे। कोल्ड वॉर का एंड
और सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट स्टेट्स का डिसइंटीग्रेशन और यूएस की विक्ट्री एक तरह से वेस्टर्न वैल्यूज के विक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। कोल्ड वॉर के एंड के साथ ही वेस्टर्न वैल्यूज की सुपरमेसी भी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। यहां पर जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें यह डर लगने लगा कि वेस्ट अब पूरी दुनिया में अपने आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, और अपने आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने के लिए वेस्ट अपने वेस्टर्न वैल्यूज को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा, वेस्टर्न वैल्यूज को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करेगा, और वेस्ट उन सभी कंट्रीज में वेस्टर्न वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा जो कंट्रीज वेस्ट से कल्चरली डिफरेंट हो। देखिए, आप कह सकते हैं कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये तो कम्युनिस्ट नहीं थी। इनफैक्ट पूरे कोल्ड वॉर के दौरान ये कंट्रीज यूएस की अलाइज थी। हाँ, ये बात सच है कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज कम्युनिस्ट नहीं थी, और कोल्ड वॉर के दौरान ये कंट्रीज यूएस की अलाइज भी रह चुकी थी। लेकिन इन कंट्रीज का डेमोक्रेसी को लेकर रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। ओके, इनमें से इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में से अधिकांश कंट्रीज में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थे। इन कंट्रीज में इकोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट की जाती थी, और इन कंट्रीज के भीतर लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाता था, बल्कि ये कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को ही प्रायोरिटाइज करती थी, प्रायोरिटी देती थी। तो ये कंट्रीज क्लियरली वेस्ट से कल्चरली डिफरेंट थी, और इसलिए इन कंट्रीज को इस बात का डर था कि कहीं वेस्ट अपने वैल्यूज को, और खासकर ह्यूमन राइट्स के अपने वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के वेस्टर्न वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए इन कंट्रीज के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, और खासकर ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म के पॉसिबिलिटी को नलीफाई नहीं किया जा सकता था। ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म के पॉसिबिलिटी को नलीफाई, कैंसल आउट नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के एंड के बाद ऐसे कई एग्जाम्पल्स इमर्ज कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसे कई एग्जाम्पल्स इमर्ज कर रहे थे जहां पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज अथॉरिटेरियन रेजीम्स में इंटरवीन कर रही थी, और अथॉरिटेरियन रेजीम्स को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर रही थी। डेमोक्रेसी को इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स में इन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रमोट किया जा रहा था। डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म के वैल्यूज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जा रहा था। तो क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में भी कई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स मौजूद थी, इसलिए इन कंट्रीज को भी फ्यूचर वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म को लेकर खतरा महसूस होने लगा था, और इसी खतरे को, इसी डेंजर को मिटिगेट करने के लिए, कैंसल आउट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए इन कंट्रीज ने एक रास्ता निकाला। इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज ने एक रास्ता निकाला, और ये रास्ता था वेस्ट के ऊपर एक कल्चरल अटैक करना। ओके, वेस्ट के ऊपर एक कल्चरल अटैक करना। ये जो कल्चरल अटैक है, इस कल्चरल अटैक का आधार बना ईस्ट एशिया मिरेकल। ईस्ट एशिया मिरेकल, ये ईस्ट एशिया मिरेकल क्या है, इसे थोड़ा समझिए। कोल्ड वॉर के दौरान साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल को अपनाया। इस इकोनॉमिक मॉडल का रिजल्ट, इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल का रिजल्ट इन कंट्रीज को 1990s के डिकेड के इनिशियल ईयर्स में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में देखने को मिला। इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में से अधिकांश कंट्रीज जैसे सिंगापुर और जापान, इन कंट्रीज ने बहुत ही रैपिडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया, और बहुत ही रैपिडली ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज वेस्टर्न लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेस्टर्न लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को हासिल करने में सक्सेसफुल रहे। साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इन कंट्रीज ने जो वेस्टर्न लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करने का अचीवमेंट किया, इसी अचीवमेंट को ईस्ट एशिया मिरेकल कहते हैं। इसे ही ईस्ट एशिया मिरेकल कहा गया। इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपने इस इकोनॉमिक सक्सेस, इस ईस्ट एशिया मिरेकल का पूरा क्रेडिट
पूरा का पूरा क्रेडिट अपने डिस्टिंक्टिव और यूनिक एशियन कल्चरल वैल्यूज को दे दिया। इन कंट्रीज ने कहा कि इन्होंने जो इकोनॉमिक सक्सेस अचीव किया है, ओके, इनके इकोनॉमिक सक्सेस के पीछे जो रीजन है, जो मेन कारण है, वो इन कंट्रीज का कल्चर है। ओके, इन कंट्रीज के भीतर जो कल्चरल वैल्यूज मौजूद हैं, जो यूनिक डिस्टिंक्टिव एशियन कल्चरल वैल्यूज मौजूद हैं, यही कल्चरल वैल्यूज इनके इकोनॉमिक सक्सेस का रीजन है, कारण है, ड्राइविंग फोर्स है। इन कंट्रीज ने यह कहा कि एशियन सोसाइटीज वेस्ट से कल्चरली डिफरेंट होती हैं और इसी कल्चरल डिफरेंस ने इन एशियन सोसाइटीज को इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में वेस्टर्न लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में केपेबल बनाया। इन कंट्रीज ने अपने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इन कंट्रीज ने प्रेजेंट किया, वो कुछ इस तरह से था। इन कंट्रीज ने यह कहा कि इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, ओके, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी सोसाइटी को इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होने के लिए, इकोनॉमिक सक्सेस को अचीव करने के लिए, उस सोसाइटी के भीतर स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। इकोनॉमिक सक्सेस के लिए स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर ये जरूरी है, ये रिक्वायर्ड है। इन कंट्रीज ने ये कहा। फिर इन कंट्रीज ने कहा कि क्योंकि एशियन सोसाइटीज में इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंस कम्युनिटी को दिया जाता है, राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस ड्यूटी को दिया जाता है। ये जो एशियन सोसाइटीज है, ये सोसाइटीज राइट बेस्ड नहीं होती, ड्यूटी बेस्ड होती है। ओके, यहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंस सोशल हार्मनी और सोशल कोहेशन को दिया जाता है। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस सोशो इकोनॉमिक राइट्स को दिया जाता है। इसलिए इन एशियन सोसाइटीज में स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना ज्यादा आसान होता है। और जब एक कंट्री में स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सोशल स्टेबिलिटी होगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, जब एक कंट्री की गवर्नमेंट उस कंट्री के इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जब एक कंट्री के गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ उस कंट्री के भीतर रहने वाले, उस कंट्री के सिटीजन्स के इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के ऊपर होगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के ऊपर होगा, उनके मटेरियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के ऊपर होगा, तब उस कंट्री के लिए हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रैपिडली अचीव करना ये पॉसिबल हो जाता है, ये आसान हो जाता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने कैसे एशियन वैल्यूज को इनके रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ दिया, और कैसे इन कंट्रीज ने कहा कि इन कंट्रीज का जो इकोनॉमिक सक्सेस है, इन कंट्रीज के इकोनॉमिक सक्सेस के पीछे जो काउज है, जो अंडरलाइंग काउज है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ये एशियन वैल्यूज ही है। इन कंट्रीज का ये डिस्टिंक्टिव कल्चरल यूनिकनेस ही है। तो ये दो रीजंस थे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर और ईस्ट एशिया मिरेकल। इन दोनों रीजंस के वजह से ही एशियन वैल्यूज डिबेट, एशियन वैल्यूज अप्रोच की शुरुआत हुई। अब यहां पर एक क्वेश्चन इमर्ज करता है कि इस आर्ग्यूमेंट से, एशियन वैल्यूज के इस आर्ग्यूमेंट से, ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती थी, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन कंट्रीज ने एशियन वैल्यूज की बात की, एशियन वैल्यूज डिबेट की शुरुआत की। तो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इन कंट्रीज के द्वारा एशियन वैल्यूज डिबेट को शुरू करने के पीछे, एशियन वैल्यूज के आर्ग्यूमेंट को इनिशिएट करने के पीछे इन कंट्रीज के द्वारा 3 ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की कोशिश की गई। पहला ऑब्जेक्टिव इन कंट्रीज में मौजूद जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल रेजीम्स थी, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स थी, इन्हें लेजिटिमाइज करना। ओके, एशियन वैल्यूज के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उस गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है या नहीं, बल्कि एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी कंट्री के इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, कंट्री के इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है और इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या गवर्नमेंट लोगों के इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को इंश्योर करता है या नहीं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को एक बेसिक मिनिमम
लिविंग स्टैंडर्ड ऑफर किया जाता है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव एशियन सोसाइटीज को वेस्टर्न कल्चर के बैड इन्फ्लुएंस से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाना। एशियन वैल्यूज के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज में कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रग अब्यूज, हाई क्राइम रेट, फैमिली ब्रेकडाउन, अनएथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे जो मेन कारण है वो है इंडिविजुअलिज्म और एक्सेसिव इंडिविजुअल लिबर्टी। एशियन वैल्यूज के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि वेस्ट के इस कंडीशन को, इस मॉरल डिकेडेंस को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है एशियन वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाना। एशियन कंट्रीज के लिए अपने यूनिक कल्चरल वैल्यूज को डाइल्यूट होने से रोकना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। और ऐसा करने के लिए एशियन सोसाइटीज को वेस्ट के कल्चरल इन्फ्लुएंस से हमें शील्ड करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, इम्यून करना होगा। एशियन वैल्यूज के आइडिया के पीछे जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, जिसे हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया, वो है वेस्ट के यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के क्लेम को काउंटर करना, क्रिटिसाइज करना और ह्यूमन राइट्स का एक कल्चरली रिलेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव, कल्चरली रिलेटिविस्टिक अल्टरनेटिव प्रेजेंट करना। तो ये थे डिफरेंट आर्गुमेंट्स जो कि एशियन वैल्यूज के सपोर्ट में दिए जाते हैं, या जिन आर्गुमेंट्स के वजह से एशियन वैल्यूज के डिबेट को, एशियन वैल्यूज के पूरे थियरी, पूरे आइडिया को प्रपाउंड किया गया, इनिशिएट किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस एशियन वैल्यूज के अप्रोच को, इस एशियन वैल्यूज के आर्गुमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आंसर है हाँ। कई क्रिटिक्स हैं, कई कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने एशियन वैल्यूज के आइडिया को, एशियन वैल्यूज के इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। स्कॉलर्स और कमेंटेटर्स एशियन वैल्यूज के आर्गुमेंट को मेनली दो तरीकों से क्रिटिसाइज करते हैं, या दो ग्राउंड्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले एशियन वैल्यूज के आइडिया को यह कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि एशियन वैल्यूज और एशियन वैल्यूज से जुड़ा पूरा का पूरा डिबेट साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में मौजूद जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं, इन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स, इन नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इनिशिएट किया गया है। इन्हें मास्क करने के लिए, इन्हें हाइड करने के लिए ही इनिशिएट किया गया है, इन्हें लेजिटिमाइज करने के लिए ही इनिशिएट किया गया है। आप सिंगापुर के ली कुआन यू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1959 से 1990 तक ये पावर में थे। इन्हें सिंगापुर का बेनेवलेंट डिक्टेटर या सॉफ्ट डिक्टेटर भी कहा जाता था। पावर में रहने के दौरान इन्होंने लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस किया, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इलीगली अरेस्ट करवाया, ऑपोजिशन की आवाज़ को इन्होंने दबाया। सिमिलरली मलेशिया के महातीर मोहम्मद का रूलिंग स्टाइल भी एक अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटर की तरह ही था। इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस किया, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया और लोगों को इलीगली डिटेन करवाया। इन लीडर्स और इस रीजन के बाकी लीडर्स के ऊपर भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के कई आरोप लगते रहे और क्रिटिक्स का कहना है कि इन्हीं ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को छुपाने के लिए, अपने इन्हीं ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, मास्क करने के लिए इस पूरे एशियन वैल्यूज डिबेट की शुरुआत की गई। सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि एशियन वैल्यूज का इकोनॉमिक सक्सेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इन कंट्रीज ने फोर्सफुली इस रिलेशन को एस्टैब्लिश किया कि एशियन वैल्यूज की वजह से ही इन कंट्रीज का इकोनॉमिक सक्सेस पॉसिबल हो पाया, लेकिन हकीकत में एशियन वैल्यूज का इकोनॉमिक सक्सेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेशन का दैट मीन्स कि एक कंट्री के भीतर, कंट्री में रहने वाले लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस करने का उस कंट्री के इकोनॉमिक सक्सेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई एम्पिरिकल रिसर्च नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कि इस बात को प्रूव करता हो कि पॉलिटिकल रिप्रेशन लीड्स टू इकोनॉमिक सक्सेस। 1997 में हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया कि साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज ने जो इकोनॉमिक सक्सेस एक्सपीरियंस किया था, वो इकोनॉमिक सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इन कंट्रीज में मौजूद किन्हीं एशियन कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करने की वजह से नहीं था।
कुछ कमेंटेटर्स का तो ये भी कहना है कि 1997 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे ये एशियन वैल्यूज ही रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि इन कंट्रीज ने, इन साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज ने एशियन वैल्यूज के आइडिया को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था। ये कंट्रीज अपने कमिटमेंट को, एशियन वैल्यूज के प्रति अपने कमिटमेंट को डाइल्यूट नहीं करना चाहती थी। इसलिए जो रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी है, जो रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है, इस रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी में ये जो कंट्रीज है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ये कंट्रीज पूरी तरह से अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाई। रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के सिचुएशन में ये कंट्रीज अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाई, और इसी के वजह से, इसी लैक ऑफ एडजस्टमेंट के वजह से जो 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस इन एशियन कंट्रीज को फेस करना पड़ा। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एशियन वैल्यूज से रिलेटेड इन कंट्रीज का जो इंथुजियाज्म है, वो इंथुजियाज्म भी बहुत कम पड़ गया, क्योंकि एशियन वैल्यूज का पूरा डिबेट, पूरा आर्ग्यूमेंट इन कंट्रीज के इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर ही बेस्ड था, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन कंट्रीज के इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। तो जब इन कंट्रीज के इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, तो जो वैल्यूज, जो आइडियाज इन कंट्रीज के द्वारा अपहोल्ड किया जा रहा था एशियन वैल्यूज के रूप में, एशियन वैल्यूज के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि एशियन वैल्यू का डिबेट खत्म हो चुका है? नहीं, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि एशियन वैल्यूज की बात और एशियन वैल्यूज का पूरा डिबेट अभी एंड हो चुका है। नहीं, 21st सेंचुरी में चाइना का एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में राइज फिर से हमें एशियन वैल्यूज के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार एशियन वैल्यूज के फ्लैग बियरर या स्टैंडर्ड बियरर के रूप में जो कंट्री हमारे सामने है, वो है चाइना। उम्मीद है कि आपको एशियन वैल्यूज और एशियन वैल्यूज के सभी डायमेंशंस क्लियरली समझ में आ गए हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।